नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4A स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी बात करेंगे पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की और माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना में नक्सली नेता मांडवी हिडमा का नाम खास तौर पर चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ में मांडवी हिडमा वो नक्सल नेता जिसकी तलाश में हमारे जवान निकले थे। 3 अप्रैल को हमारे सुरक्षा बल पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 के कमांडर मांडवी हिडमा को ही पकड़ने निकले थे। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि हिडमा और उसके साथी इस इलाके में मौजूद हैं, लेकिन मौके पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। इस मुठभेड़ में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। 40 के साल के इस माओवादी विद्रोही नेता को पिछले 1 दशक में दंड कारण में कई मौतों के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। मांडवी हिडमा को जानने वाले और उनसे मिलने वाले लोग अक्सर इस बात से हैरान हो जाते हैं कि अकेले हिडमा एक साथ कई रणनीतियां कैसे बना सकता है। उन लोगों से बात करते हुए जो माओवादी संगठन में काम कर चुके हैं और अब उससे अलग हो गए हैं, इनमें कुछ लोग की हिडमा के साथ 1-2 बार मुलाकात हुई है, उनसे एक प्राइवेट न्यूज ने बात किया था। ये लोग बताते हैं कि मांडवी हिडमा बहुत मृदुभाषी है और आदर के साथ बात करता है। उससे मिल चुके व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी तबाही भी मचा सकता है। लेकिन हिडमा ने सुरक्षा बलों पर लगभग 10 बार हमला बोला है और सैकड़ों जवानों को शहीद करने का जिम्मेदार है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हम जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। माओवादी पार्टी में मांडवी हिडमा को आगे बढ़ना हैरान करने वाला है। हिडमा 1996 से 97 में माओवादी संगठन से जुड़ा था। तब उसकी उम्र महज 17 साल थी। हिडमा के 2 और नाम भी हैं, हिदमालू और संतोष। वह दक्षिण बस्तर इलाके में सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव के रहने वाला है। बताया जाता है कि इस गांव से 40-50 माओवादी निकले हैं। नक्सलियों से जुड़ने से पहले हिडमा खेती किया करता था, वह किसान था। हिडमा बहुत ज्यादा बात नहीं करता है, उसे नई चीज सीखने में दिलचस्पी रहती है। उसने माओवादी संगठन के लिए काम करने वाले एक लेक्चरर से अंग्रेजी भाषा भी सीखी है। दक्षिण बस्तर से होने के चलते हिडमा को हिंदी नहीं आती है, लेकिन इस इलाके के लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उसने बड़े उत्साह से हिंदी भी सीख ली है। हिडमा ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई भी की है। माओवादी संगठन के एक पूर्व सदस्य ने एक प्राइवेट न्यूज से बात करते हुए बताया कि हिडमा को साल 2000 के आसपास संगठन की उस शाखा में भेजा गया जो माओवादियों के लिए हथियार तैयार करती है। लोग बताते हैं कि हिडमा ने वहां हथियार बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित करके अपनी प्रतिभा दिखाई थी। वह हथियार तैयार करता था, उसकी मरम्मत करता था और स्थानीय स्तर पर ही ग्रेनेड व लॉन्चर्स का इंतजाम करता था। 2001 और 2 के करीब हिडमा को दक्षिण बस्तर जिला प्लाटून में भेज दिया गया। बाद में माओवादी हथियारबंद दस्ते PLGA पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में शामिल हो गया। कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते माओवादी गतिविधियों का अध्ययन करने वाले लोग बताते हैं कि 2001 और 2007 के बीच हिडमा एक सामान्य सदस्य था, लेकिन बस्तर इलाके में चले सालवा जुडुम ने उसे सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाई। एक विश्लेषण के मुताबिक सालवा जुडुम के खिलाफ लोगों में पनपी बदले की भावना ने ही बस्तर में माओवादी संगठन को फिर से जिंदा कर दिया। जबकि 1990 के मध्य में वहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। लोग कहते हैं कि यही वो समय हो सकता है जब हिडमा को भी माओवादी संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिला हो। एक पूर्व माओवादी का कहना है कि उनके अपने लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचार ने उसे भड़का दिया है। लोग इसमें उसके तरफ का पक्ष देते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो उधर का जो गांवी इलाका है उससे वो बहुत जुड़ा हुआ है।
मार्च 2007 में उरपल मेट्टा इलाके में पुलिस पर हुए एक हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि यह हमला हिंडमा के ही नेतृत्व में हुआ था। माओवादी संगठन के एक पूर्व सदस्य बताता है कि सीआरपीएफ के जवानों ने पूरा गांव जला दिया था। जब हिंडमा और उनके साथियों का इससे पता चला तो वो पुलिस को रोकने पहुंचे और उन्होंने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों ने गांवों को जलाया था, क्योंकि ऐसा कोई कि कह देने से हम नहीं मान जाएंगे। हम इस बात की पुष्टि तनिक भी नहीं करते हैं। ये घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले तक माओवादी अधिकतर लैंड माइंस पर ही निर्भर रहते थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने पुलिस से आमने सामने मुठभेड़ की थी। लोग कहते हैं कि हिडमा ने ही माओवादियों को लैंड माइंस से बंदूकों की तरफ लाने की अहम भूमिका निभाई थी। एक पूर्व महिला माओवादी बताती है कि संगठन के नेता भी हिंडमा की आक्रामकता को देखकर हैरान रह गए थे। बाद में भी उसने ऐसी ही आक्रामकता दिखाई, इसलिए ही उसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। 2008 और 9 के करीब हिंडमा पहली बटालियन के कमांडर बना था, जो हाल ही में बनाई गई थी। बटालियन बस्तर के इलाके में सक्रिय रूप से काम करती है। बाद में साल 2011 में हिंडमा दंड कारण स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य बन गया। अप्रैल 2010 में ताड़ मेटला में हुई एक घटना में पुलिस के 76 जवान शहीद हो गए थे। वहीं मार्च 2017 में सीआरपीएफ के 12 जवानों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि इन दोनों हमलों में हिंडमा का पूरा सरासर हाथ था। बंदूक का बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि माओवादी बहुत ग्रैंड हिंडमाइंस पे ही वो लोग मतलब कि बहुत ज्यादा वो उसी पे निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार पता चलता है कि जो हिंडमा है वो बहुत कम बंदूक चलाता है। मांडवी हिंडमा के बारे में एक बात और कही जाती है, मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का नेतृत्व तो करता है लेकिन खुद बंदूक बहुत कम चलाता है। माओवादी संगठन छोड़ चुके एक शख्स ने बताया कि 2011 में संगठन के भीतर हिंडमा के बारे में एक दिलचस्प चर्चा होती थी। हिंडमा का लड़ाई का तरीका आक्रामक था। उसने कई जमीनी लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया है, लेकिन वो खुद बंदूक बहुत कम चलाता है। वो उनका नेतृत्व बहुत आक्रामकता से करता है। जब तक मजबूरी न हो तब तक हिंडमा बंदूक नहीं उठाता है। उसके नेतृत्व में टीम बहुत सक्रियता के साथ काम करती है, लेकिन वो लड़ाई के मैदान से दूर नहीं रहता है, बल्कि अपने साथियों का भरपूर साथ देता है नेतृत्व के बाद भी। एक पूर्व माओवादी बताते हैं कि हैरानी वाली बात यह भी है कि कई लड़ाइयों में शामिल होने के बाद भी उसे छोटी से छोटी चोट भी नहीं आई है। मुझे नहीं पता कि 2012 के बाद कभी भी घायल हुआ है हिंडमा या नहीं हुआ है। माओवादियों के तौर पर बहुत लंबा सफर रहा है। पहले भी कई बड़े नक्सली नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन उन सभी ने बहुत जल्दीबाजी में पुलिस पर हमला कर दिया है या उन सब के मुकाबले हिंडमा कहीं लंबे समय से सक्रिय है। कहा जाता है कि जो माओवादी नेता जल्दीबाजी करते हुए गलत कर बैठते हैं वो मारे जाते हैं या तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन हिंडमा को इससे अलग बताया जाता है। ना वो कोई जल्दीबाजी करता है और ना ही वो लगता है उसके इस बातों इतने लंबे सफर से ऐसा लगता भी नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण करेगा। कई पुलिसकर्मियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मुठभेड़ के वक्त हिंडमा मौके पर मौजूद था। कुछ पुलिस अधिकारियों ने प्राइवेट न्यूज से बात करते हुए हिंडमा के अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीफ देवजी और तेलंगाना कमेटी के सचिव हरिभूषण भी वहां आए थे। स्थानीय तौर पर ये लोग बहुत ज्यादा मेल जोल रखते हैं। इन सभी हमने चर्चा किया था बाद में कि वो उसके बारे में वो उधर का हीरो है। हिंडमा को बस्तर का हीरो माना जाता है। वो एक स्थानीय जनजाति से आता है। वो स्थानीय लोगों से घुल मिल जाता है और उनसे अच्छे संबंध बनाए हुए रहता है
अभी हमारे सैनिक भी बता रहे थे कि हम लोग जब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो जो गांव वाले थे वो हम लोगों से बात करके हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय युवाओं में हिंडमा को लेकर बहुत दीवानगी है। दंडकारण्य में रिपोर्टिंग करने वाले एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि स्थानीय लोग उन्हें देवता की तरह मानते हैं। वह सभी को ध्यान से सुनते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं। इस प्रकार की वो लोग उसके प्रति छवि रखते हैं, ये उनकी आदत है। वे कहते हैं कि वे बात गलत है कि हिंडमा ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जितना मुझे पता है उन्होंने कोई बड़ा शहर भी नहीं देखा होगा। ये जो गांव वाले हैं वो बताते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि वो विदेशों में बहुत अच्छी शिक्षा लिया है और ये इस कारण ये नक्सल में इतना ज्यादा प्रभावी है। लेकिन वो लगता है कि कोई आज तक वो बड़ा शहर ही नहीं देखा है। वो बस्तर इकाले में केवल जंगलों में रहता है या तो बस्तर से आगे नहीं गया है। हिंडमा के मुख्य सड़कों पर यात्रा करने का कोई सबूत नहीं है। आज तक उसे किसी ने मुख्य सड़क पर देखा तक नहीं है। हाल ही में हिडिंबा पर लाखों का इनाम रखा गया था। द हिंदू अखबार ने सितंबर 2010 में लिखा था कि हिंडमा माओवादी संगठन का सर्वोच्च निकाय मानी जाने वाली केंद्रीय समिति का सदस्य बन गया है। लेकिन एक पुलिस खुफिया अधिकारी ने बहुत पहले बताया था कि नहीं, हिंडमा अभी केंद्रीय समिति का सदस्य नहीं बना है। इसी में यह साफ नहीं है कि हिंडमा केंद्रीय समिति का सदस्य है या नहीं है। हम देखेंगे कि जो माओवादी संगठन है इनका ये ढांचा क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी की मुख्य 3 शाखाएं हैं। पहली पार्टी, दूसरी सशस्त्र बल और तीसरी जनता सरकार। पार्टी जो कि संगठनात्मक विकास पार्टी समिति निर्देशित करती है। पार्टी उनके लिए सर्वोच्च निकाय है। इसमें केंद्रीय समिति, राज्य समिति और जोन के आधार पर समिति बनी होती है। पार्टी की केंद्रीय समिति का फैसला अंतिम फैसला होता है। सशस्त्र बल और जनता सरकार भी इसके तहत काम करते हैं। सशस्त्र बल, इनका काम पुलिस से लड़ना है। हालांकि सभी माओवादी बंदूक उठाते हैं, लेकिन इस शाखा में शामिल लोग मुख्य तौर पर लड़ाई लड़ते हैं। इसे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा जाता है। ये बटालियनों, क्षेत्रीय युद्धों समूहों में काम करते हैं और कमांडरों व पार्टी के निर्देशन में चलते हैं। जनता सरकार, इसे ही क्रांतिकारी जनता समिति के तौर पर जाना जाता है। इसके नियंत्रण वाले इलाकों को आजाद इलाके कहा जाता है। इन इलाकों में ये एक तरह से सरकार चलाते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, कुछ शिक्षा और कृषि में सलाह देते हैं। वे खास तौर पर आदिवासियों को मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों में इलाज मुहैया कराते हैं। हम सभी ने इनके ढांचा और हिंडमा के बारे में बात की है, अन्यथा नहीं कि जो छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है वो उसके बारे में बात किया है। हम सभी जानने की कोशिश किए हैं कि जो हिंडमा है और इसके जो लोग हैं और इससे जुड़े जो लोग हैं वो लोग कैसे, किस प्रकार उसका सपोर्ट करते हैं, कैसे समर्थन करते हैं। धन्यवाद।